नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा केले कौन उगाता है? या फिर समुद्र में वो कौन सी जगह हैं जहां सबसे अच्छी मछलियां मिलती हैं? आज हम ऐसे ही कुछ कमाल के फैक्ट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं, खेतीबाड़ी से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी खोजों तक। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार फैक्ट से। कोई गैस कर सकता है? दुनिया में सबसे ज्यादा केले, जी हां, भारत में उगाए जाते हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें बताता है कि हमारा खाना दुनिया के कितने अलग अलग कोनों से आता है। तो केले की कहानी तो हमें पता चल गई, लेकिन गेहूं, चावल और कॉफी जैसी जरूरी चीजों का क्या? आइए अपने पहले सेक्शन में जानते हैं कि दुनिया के असली अन्नदाता कौन है। सेक्शन 1, विश्व के अन्नदाता। यहां हम उन देशों पर नजर डालेंगे जो दुनिया का पेट भरते हैं, गेहूं और चावल से लेकर गन्ना और कपास तक। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब बात दुनिया के दो सबसे जरूरी अनाजों यानी गेहूं और चावल की होती है, तो चीन और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ ये दो देश मिलकर ही अरबों लोगों को खाना खिलाते हैं। अब कुछ और फसलों पर भी नजर डाल लेते हैं। मीठे गन्ने के लिए ब्राजील पूरी दुनिया में मशहूर है। कपास और तंबाकू के मामले में चीन का दबदबा है। और दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का वो उगता है अमेरिका में। ये दिखाता है कि हर देश की अपनी एक खासियत है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ब्राजील सिर्फ गन्ने में ही नहीं बल्कि कॉफी और सोयाबीन में भी दुनिया को लीड करता है। चीन से हमें बेहतरीन कच्चा रेशम मिलता है। वहीं नेचुरल रबर के लिए थाईलैंड और नारियल के लिए इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन से हटकर थोड़ी साइंस की बात करते हैं। आपने बायो फर्टिलाइजर के बारे में सुना है? असल में ये पौधों के छोटे छोटे जिंदा दोस्त हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को नेचुरली बढ़ने में मदद करते हैं, वो भी बिना किसी हानिकारक केमिकल के। तो ये असल में काम कैसे करता है? चावल के खेतों को ही ले लीजिए। वहां नील हरित शैवाल और अजोला जैसे नेचुरल जीव चावल की फसल के लिए किसी जादू की तरह काम करते हैं। ये सस्टेनेबल फार्मिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे किसान मौसम और मिट्टी को समझते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट पूरी पृथ्वी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अपने दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि वो प्रकृति के इन संकेतों को आखिर पढ़ते कैसे हैं। हो सकता है ये शब्द थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन इनका मतलब बहुत आसान है। सोचिए, साइंटिस्ट ने दुनिया को समझने के लिए कुछ अदृश्य लाइनें बनाई हैं। जैसे आइसोथर्म एक जैसी गर्मी वाली जगहों को जोड़ती है और आइसोबार एक जैसे हवा के दबाव वाली जगहों को। ये एक तरह से पृथ्वी के पैटर्न को समझने का नक्शा है। तो इन अदृश्य लाइनों का असल दुनिया में क्या असर होता है? एक जबरदस्त उदाहरण है समुद्र। जब ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, यानी अलग अलग आइसोथर्म वाले क्षेत्र टकराते हैं, तो वहां दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदान बन जाते हैं। ये प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नॉर्थ अमेरिका के पास ग्रैंड बैंक्स। ये दिखाता है कि कैसे तापमान के पैटर्न, जिन्हें हम आइसोथर्म्स से मापते हैं, सीधे सीधे एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री यानी मछली पकड़ने को प्रभावित करते हैं। प्रकृति की शक्तियों को समझने के बाद अब देखते हैं कि इंसानों ने इस ग्रह पर अपनी दुनिया कैसे बसाई है। हमारे तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि हमने खुद को कैसे ऑर्गेनाइज किया है और दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ी है। ये स्लाइड ग्लोबल कोऑपरेशन के कुछ बड़े सेंटर्स को दिखाती है। जैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए दुनिया द हेग की ओर देखती है। और हमारा पड़ोसी संगठन सार्क काठमांडू में स्थित है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ शहर ग्लोबल स्टेज पर एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में है? जवाब है इंडोनेशिया, जहां 27 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। ये हमें ग्लोबल कल्चर्स और धर्मों के विशाल पैमाने को समझने में मदद करता है। हमारी दुनिया इंसानी सरलता और गलतियों दोनों की कहानियों से भरी है। एक तरफ पीसा की झुकी हुई मीनार जैसी अद्भुत कलाकृतियां हैं, तो दूसरी तरफ चेरनोबिल जैसी त्रासदियां जो हमें एक बड़ा सबक सिखाती हैं। ये सभी जगह हमारी साझे वैश्विक इतिहास का हिस्सा हैं। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में चलिए उस इंसानी जज्बे का जश्न मनाते हैं जिसने हमें हमेशा सीमाओं को पार करने और अपनी दुनिया की समझ को बदलने के लिए प्रेरित किया है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इंसान हमेशा से ही नई खोजों के लिए कितना उत्सुक रहा है।
सदियों पहले नए समुद्री रास्ते खोजने से लेकर पृथ्वी के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने और फिर परमाणु की शक्ति को समझने तक हमारी यात्रा सच में असाधारण रही है। और ये खोज आज भी दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में जारी है। भारत की वैज्ञानिक पहुंच पृथ्वी के दोनों ध्रुवों तक है। नॉर्थ पोल पर हमारा हिमाद्री स्टेशन है, तो वहीं साउथ पोल पर मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री जैसे स्टेशन ग्लोबल रिसर्च में अहम योगदान दे रहे हैं। और अंत में एक ऐसा फैक्ट जो आज की जुड़ी हुई दुनिया को परिभाषित करता है, वो है भाषा। इतनी सारी संस्कृतियों और भाषाओं के बावजूद अंग्रेजी आज दुनिया में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है। तो खेती के मैदानों से लेकर ध्रुवीय बर्फ तक हमने आज कई कमाल के फैक्ट्स देखे। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल दुनिया में अभी और कितने राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और यही जिज्ञासा ही तो अगली बड़ी खोज की शुरुआत बनती है।